तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त स्वस्थ एवं पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए मैथ्स का होने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन तक करवाया है। 11th का है ये, ठीक है, 11th क्लास का है, जो कि 20 अप्रैल यानी कल आप लोग का एग्जाम होने वाला है, इसलिए ये वीडियो खासकर आप लोग के लिए होने वाला है। और 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूँ। आज 21 से 40 तक आप लोग का जो है करवाऊंगा, ठीक है, 21 से 40 तक। और मैं बता दूं, यदि आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप लोग को पसंद नहीं आता है तो आप लोग मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है देखना, ठीक है। आप लोग यदि समझ में आ रहा तभी देखिए, आप लोग जहाँ से समझ में आ रहा है वहीं का आप लोग वीडियो फॉलो कीजिए। यदि मेरा बताया गया आप लोग को तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग समझ आ रहा तभी देखिए, अदरवाइज मत देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 21। और बहुत कोई बोल रहे थे कि ये सारा क्वेश्चन आता नहीं है, तो कैसे नहीं आता? कल केमिस्ट्री में मैंने देखा, केमिस्ट्री में जो करवाया था मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम टू सेम भी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था। एंड आप लोग को कॉन्सेप्ट तो सारा वही लग रहा था ना, जो कॉन्सेप्ट बताए थे, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताए थे, आप लोग का जो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कॉन्सेप्ट बताए थे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल सब कुछ तो आया हुआ था। तो कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग को ये नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा? तो इसमें भी जो बता रहा हूँ हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए। देखिए जैसे यहाँ पर, यहाँ क्या पूछा, कोफिशिएंट पूछ रहा है इस टर्म का, हो सकता है पलट के दे देगा A+5B, इस तरह करके आप बोल देगा, इस तरह कुछ कुछ भी दे सकता है, इस तरह आप लोग दे देगा कोई एक्सपेंशन, जिसमें आप लोग का बोलेगा इसका कोफिशिएंट निकाले किसी किसी चीज़ का। मतलब कि आप लोग क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही लागू होगा ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए। तो चलिए 21 की ओर चलते हैं। आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला, उसमें 20 तक करवाए ना, बहुत सारा प्यार मिला। आप लोग बोले कि 21 से 40 तक भी करवा दीजिए, तो आज 21 से करवा देते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 इंटू वाई का पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y का पावर 9। तो इसमें हम लोग को कैसे बनाते, देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग यदि भूल गए होंगे तो सबसे पहले ये सब जो भी देगा, तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए a+b का पावर n दिया हुआ है, तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं ये तो आप लोग को पता होना चाहिए ना। तो tn जो लिखते हैं, TR+1 जो लिखते हैं, TR+1 ये जनरल टर्म लिखते हैं। TR+1 जो लिखते हैं वो लिखते हैं NCR a का पावर n-r एंड b का पावर r, ये जनरल टर्म लिखते हैं। आप लोग को पता ही होगा, एक बार रिवीजन कराने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। TR+1 टर्म क्या लिखते हैं, NCR। देखिए n क्या है और r क्या है आप लोग को पता है ना, आर टर्म यहाँ R+1 टर्म यहाँ निकलेगा। तो यहाँ R+1 है तो यहाँ पे r लिखेंगे, ठीक है, एक कम लिखते हैं NCR। और जो फर्स्ट वाला है आप लोग का, जो फर्स्ट वेरिएबल है या जो भी रहेगा वहाँ पे, फर्स्ट वाला जो आप लोग का टर्म है उसका पावर n-r, मतलब कि ये दोनों का हम लोग घटा के लिखते हैं। एंड जो सेकंड वाला टर्म है उसका पावर जो है ये नीचे वाला का ही, जो नीचे रहता है वही उसका पावर में जाता है, समझ गए। तो पहले इसका हम लोग क्या करना है, जनरल टर्म लिखना है। तो हम लोग लिख लीजिए TR+1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NCR। एन यहाँ क्या 9 है ना, 9 है यहाँ पर, तो 9CR। एंड फर्स्ट वाला का पावर क्या लिखते हैं, ये दोनों का घटा के 9-r। एंड जो सेकंड में क्या है 2y, तो 2y का पावर क्या लिखते हैं, ये जो नीचे है वही r, ठीक है। तो हमको कोफिशिएंट किसका पता करना है, x का पावर 6 एंड y का पावर 3। तो x का पावर यहाँ पर क्या है 9-r है, मतलब कि x का पावर 9-r है, मतलब कि हम लोग क्या चाहिए, x का पावर 6 चाहिए ना, मतलब कि ये जो 9-r है वो तो 6 होना चाहिए। तो 9-r जो है वो 6 होना चाहिए। यहाँ से r का वैल्यू क्या निकल गया बताइए, r का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। अदरवाइज इससे भी आप लोग देख सकते हैं y का पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए ना। तो y का पावर 3 कब होगा, जब r का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा। मतलब कि हम लोग का यहाँ से r का वैल्यू निकल गया, ठीक है, r का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर r का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर r का वैल्यू पुट कीजिएगा तो टर्म कितना निकल जाएगा, r का वैल्यू 3 पुट कीजिए तो कितना होगा 4 टर्म। तो 4 टर्म भी निकालने बोलेगा तो इसी तरह का आप लोग बनाना जनरल टर्म से ही, ठीक है। तो 9C3 एंड x का पावर तो 9 पुट कीजिए तो कितना, ये 3 पुट कीजिए तो x का पावर 6 हो जाएगा। तो उसको मैं इधर कर देता हूँ, और 2 का पावर यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, 2 का पावर r यहाँ बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर r बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3। और यहाँ पे क्या बचा बताइए, x का पावर 6 बचा एंड y का पावर 3 बचा। तो इसी का जो है, इसी चीज़ का जो है कोफिशिएंट पूछा जाता है। तो इस चीज़ का कोफिशिएंट क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। 2 का पावर 3 कितना हो, 8 इंटू 9C3, किसी में दिख रहा है 8 इंटू 9C3, अच्छा इसी में दिख रहा है, देखो ऑप्शन 2 में 2 का पावर 3 इंटू 9C3, तो यही ऑप्शन सही जवाब होगा। तो इतना डिटेल में नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही आप लोग करवाना चाहता हूँ। और आप लोग तो पूरे साल पढ़े होंगे, यदि पढ़े होंगे तो आप लोग समझ में आ ही रहा होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। मान लीजिए अभी बताएं बाइनोमियल थ्योरम का है, a+b का पावर n है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें n+1 टर्म होता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को देकर समझाते हैं, मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर है, तो इसमें टर्म कितना होता है बताइए, ये तो आप लोग पढ़ेंगे a² + 2ab + b², ये चीज़ पढ़ें। तो बताइए यहाँ 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, मतलब कि यहाँ जितना रहता है पावर उससे एक अधिक होता है नंबर ऑफ टर्म। यही चीज़ तो बताएं अभी ना, जनरल टर्म पे मैंने बताया कि a+b का पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा n+1, ये चीज़ होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें देखिए, लेकिन इसमें तो उस तरह दिख नहीं रहा, यहाँ पर हम लोग को 2 ही टर्म दिख रहा था, जो ब्रैकेट के अंदर था 2 ही टर्म दिख रहा था, उसके पावर n ले रहे थे, तब हम लोग बता रहे थे कि n+1 टर्म होगा। लेकिन यहाँ तो 4 टर्म दिख रहा है। लेकिन यहाँ से देख के आपको क्या लग रहा है कि ये किसी का होल क्यूब के टर्म में लिखा, देखिए 1 + x का पावर 3 को क्या लिखेंगे आप लोग, a+b का होल क्यूब जानते हैं ना, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², वही लिखा हुआ देखिए, a³ हो गया, a³ क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ से a + b का होल क्यूब होगा ना, तो 1 का क्यूब + 3a² b,
3a² बी, तो 3x हो गया। उसी तरह 3ab² प्लस एक्स क्यू मतलब कि बी क्यू, तो वही लिखा हुआ ना, मतलब कि ये चीज़ लिखा जो है, ये चीज़ जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वो चीज़ दरअसल ये लिखा हुआ है एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 3 और इसका होल पावर 15 है, होल पावर 15 है। अब ये चीज़ तो आप लोग पता ही होगा कि दोनों पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कि 15 या 45 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए कि ये चीज़ जो लिखा हुआ है, जो पूरा ये चीज़ लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ 1 प्लस एक्स का पावर 45। अब बताइए, अब तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा उससे एक अधिक टर्म होगा, तो 45 है, मतलब कि 45 में एक जोड़ दीजिए, वही नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। तो 46 किस में, 46 ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी 20, मतलब कि इस एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए इसी तरह क्वेश्चन आप लोग का आएगा, इसी तरह यहाँ पे वैल्यू सिर्फ चेंज हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना कि किस तरह मैं बना रहा हूँ, और ताकि आप लोग को उसी तरह आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होने से बना सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म ये तो 10 क्लास के कॉन्सेप्ट से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए इक्वल टू 20 है, एंड आप लोग का डी निकालेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 20 कीजिए, A2 माइनस A1 करते तब तो डी निकलता है, तो 5 हो जाएगा। एंड आप लोग का ए एन क्या है, ए एन या टी एन जो बोलते हैं, ए एन बोलिए इसका, इसी को टी एन बोलिए, बहुत कोई टी एन बोलते, बहुत ए एन बोलते हैं। तो मान लीजिए ए एन टी एन दोनों में लिख दिए तो ये 100 है। तो आप लोग को जनरल टर्म इसका तो लिखने जानते हैं, क्या लिखने जानते हैं कि ए एन जो होता है, जो ए एन होता है क्या लिखते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ लिखते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं। ए एन की जगह 100 पुट कीजिए, ए की जगह आप लोग कितना पुट कीजिएगा 20 पुट कीजिएगा, एन माइनस 1 एन का वैल्यू निकालना, डी की जगह 5 पुट कीजिए। तो यहाँ से एन का वैल्यू पुट, यहाँ से एन का सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये 80 हो गया और 16 हो गया प्लस 17 हो जाएगा, मतलब कि ये 17 निकल के आ रहा है। आप लोग कैलकुलेशन कीजिए 17 आएगा, 17 किस में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 12, मतलब कि जो 8 एंड 12 के बीच जो है, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज होता है अरिथमेटिक मीन मतलब। तो इसके बीच क्या होता है, 9 होता है, 10 होता है एंड 11 होता है, मतलब ये तीनों का एवरेज निकाल देना, वही अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, ए एम जिसको बोला जाता है। तो ये तीनों का एवरेज निकालिए, एवरेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, 9 प्लस 10 प्लस 11, एंड जितना डिजिट हम लोग लिखे 1 2 3 लिखे ना, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया बताइए, ये हो गया आपका 20 और ये 30, मतलब कि 30 बार 30 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, पीएथ टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू एंड क्यूएथ टर्म इज पी, मतलब ये क्वेश्चन बहुत कोई नहीं बना सकते हैं, बहुत कोई देख के ही छोड़ देंगे, लेकिन ये इजी है, आप लोग बताते हैं कैसे इजी है। आप लोग अभी बताए ना, टी एन इक्वल टू टी एन या एन जो बोलिए, इसका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि जो एन टर्म हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1, मतलब जितने भी टर्म उसमें होंगे एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ लिखते हैं। यदि इसी को मान लीजिए हम इस तरह लिखेंगे, T2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस एन की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिखेंगे, समझ रहे हैं ना किस तरह। अब देखिए हम लोग यदि टीपी लिखेंगे, वही चीज़ हम लोग यदि टीपी लिखेंगे, पी टर्म क्या दिया हुआ, क्यू दिया हुआ ना, तो मान लीजिए टीपी लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, ए प्लस एन की जगह क्या है, टी पी पुट करना, तो पी माइनस 1 इंटू डी, और इसका ही वैल्यू दिया हुआ क्यू, इसी चीज़ का टीपी का वैल्यू ही क्यू दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्यू दिया हुआ, ठीक है। ये चीज़ पहला इक्वेशन हो गया, इसको पहला इक्वेशन में डाल देते हैं, जो क्यू का वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 इसमें से आएगा, देखिए क्यूएट टर्म इज पी। अब देखिए उसी तरह आप लोग फिर से लगाइएगा एक बार, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूएट टर्म लिखा हुआ है, मतलब कि ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए यहाँ से हम लोग को डी निकल जाएगा, जब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, तो क्या होगा बताइए, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन 1 में 2 घटा रहे हैं तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ बचेगा पी माइनस 1 और इसको घटाना 2 में, तो माइनस क्यू माइनस 1, यही चीज़ बचेगा ना। अच्छा यहाँ प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और डी तो कॉमन निकाल लिए, डी कॉमन निकाल लिए, ये आप लोग कीजिए ना, 1 माइनस 2 कीजिए, आप लोग को दिख जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से मेरा क्या बचा बताइए, क्यू माइनस पी, इस साइड में क्यू माइनस पी, यानी इस साइड में क्या होगा 1 कैंसिल हो गया, इस साइड में पी माइनस क्यू इंटू डी है। बताइए पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी कट जाएगा, लेकिन -1 से कटेगा, मतलब कि यहाँ से निकल रहा है डी का वैल्यू -1, यहाँ से डी इक्वल टू -1 निकल गया, डी इक्वल टू -1। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए डी की जगह -1, तो क्या निकल जाएगा, इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिखे थे, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखे थे, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये पी माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह -1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू पता करना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, ए माइनस पी प्लस 1, ये चीज़ लिखेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस 1, ये चीज़ होगा। आप लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे किस तरह से सॉल्व किया, पी प्लस क्यू माइनस 1 किस में हो, पी प्लस क्यू माइनस 1 ऑप्शन डी में, ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है, देखिए फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट
एन टर्म ऑफ ए जीपी। तो जीपी का आप लोग तो पढ़े होंगे, एन टर्म का सम कैसे निकालते हैं बताइए, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। इसको और दूसरा तरीका से लिखा जाता है ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। जो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, जो फॉर्मूला लगाना है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए कितना दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ आप लोग का 1 दिया हुआ है, एंड यहाँ से आर निकालिए। आर कैसे निकालते हैं, A2/A1 करते हैं, तो A2/A1 कीजिएगा तो 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा आर इक्वल टू। तो हमको एन टर्म का निकालना सम, तो सम निकालना तो एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू ए की जगह क्या है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला भी बता दिए ना, ए इंटू आर का पावर एन, आर का पावर एन मतलब 1/2 का पावर एन, आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये चीज़ हुआ। मैंने बताया दोनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला को लगाने से भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 आएगा, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का पावर एन डिवाइडेड बाई 1/2, ये चीज़ होगा। और 2 को भी ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 को भी ऊपर ले जाइए तो ये चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा, ये चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 इंटू 1 माइनस 2 का पावर एन, 1/2 का पावर एन, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स x माइनस 2 x प्लस 3 आर इन जीपी। मतलब कि ये जीपी में है तो x का क्या वैल्यू लेना चाहिए ताकि ये तीनों जो टर्म है वो जीपी में हो जाए। तो जीपी के लिए कंडीशन क्या होता है, आर का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट रहता है, आर का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब आर सभी में सेम होता है ना। आर निकालते कैसे हैं, A2/A1 करते हैं, तो A2/A1 ये आर निकल गया, और या फिर हम लोग A3/A2 करेंगे, A3/A2 करेंगे, वो भी तो आर का वैल्यू देगा ना। तो इससे हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ये इक्वेशन से। तो यहाँ से क्या निकल गया, x² इक्वल टू क्या निकल गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा, x² एक्स प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस 2, ये चीज़ हो गया। यहाँ से बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x मतलब कि प्लस एक्स एन माइनस 6, एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से दिख रहा है एक्स का वैल्यू 6, तो एक्स का वैल्यू 6 इसमें ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर। देखिए ये चीज़, इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर देते हैं। जब परपेंडिकुलर रहता है और जब पैरेलल रहता है तब इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बोल रहा हो सकता है आप लोग का पैरेलल भी बोल दे। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है, और यही यदि पैरेलल रहेगा तो m1 इक्वल टू m2 लिखते हैं, m1 इक्वल टू m2, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर बोल रहा है मतलब कि स्लोप का हम लोग प्रोडक्ट को -1 पुट करना है। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप निकालना जानते होंगे, जैसे मैं बता देता हूँ एक जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसमें स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -a/b, ये चीज़ होता है इसका स्लोप। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसी तरह इसका स्लोप हो जाएगा, मतलब कि m1 इक्वल टू क्या हो गया, m1 इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, एंड m2 इक्वल टू क्या होगा, m2 इक्वल टू -a/2 होगा। एंड ये दोनों का ही प्रोडक्ट को -1 पुट करना, तभी तो वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, इसको पुट कीजिए 3/4 इंटू -a/2 इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 8/3 किसमें है, 8/3 ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड पैरेलल टू बी लाइन। देखिए पैरेलल दे दिया, मतलब कि मैंने क्या बताया, पैरेलल जब भी रहता है तो स्लोप इक्वल रहता है। तो इसका स्लोप कितना दिख रहा है, इसका स्लोप -3/4 है। तो जो लाइन हम लोग को निकालने बोल रहा है उस लाइन का भी स्लोप कितना होगा, -3/4। क्यों -3/4 होगा, क्योंकि पैरेलल दिया गया है। तो उस लाइन का भी कुछ इक्वेशन इस तरह से ही निकलेगा, 3x प्लस 4y प्लस, मान लीजिए कांस्टेंट का वैल्यू तो पता नहीं, तो मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू 0, कुछ इसी तरह निकलेगा, क्योंकि इसका स्लोप भी कितना आप लोग को दिख रहा है, -3/4। अब बोल रहा है ये जो लाइन निकला ये 4,3 से पास कर रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 से पास कर रहा है। तो इसको पास करा दीजिए, मतलब कि x की जगह 4 पुट कीजिए, y की जगह 3, तो कितना आ जाएगा, x की जगह 4 पुट कीजिए तो कितना आ गया, ये 12 आ गया, प्लस ये भी 12 आ गया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब कि लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, -24। तो यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा हम लोग स्ट्रेट लाइन का, 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये किस में है, 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, -3 टू द लाइन इतना। कोई भी लाइन देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट है, x1, y1, एंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोला जाता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए p है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट को इसमें पुट करते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, अंडर रूट में a² प्लस b², अंडर रूट में ये जो है a² कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ b का स्क्वायर लेके मतलब उसको सम करते हैं, अंडर रूट में वो करते हैं। तो वही चीज़ आप लोग को पढ़े होंगे फॉर्मूला। तो इसमें यही चीज़ करना, आप ये पॉइंट को यहाँ पर पुट कीजिए सबसे पहले, तो कितना आएगा बताइए, 4x, यानी पुट कीजिए 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3
प्लस 16 डिवाइडेड बाई क्या कीजिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर। यहाँ ए का वैल्यू क्या है 4 है एंड बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो 5 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से 8 एंड माइनस 9 तो ये -1 प्लस 16 तो 15 हो गया, 15 हो गया, ऊपर में 15 हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया 5 हो गया। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 आएगा। 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस पता करना है। तो इस देखिए फिर से मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ सर्कल का, ताकि वो निकल जाएगा किस तरह से हम लोग निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें सबसे पहले हम लोग सेंटर निकालते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं। तो -2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे एक्स का कोफिशिएंट को क्या निकलेगा -g, और इसी तरह -2 से डिवाइड करते हैं वाई का कोफिशिएंट को, तो वो वाई कोऑर्डिनेट देगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा -2 से तो -f, तो ये जो हुआ -g को -f, यही होता है सेंटर ऑफ ये सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए अंडर रूट ये दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और माइनस क्या करते हैं, माइनस ये जो c करते हैं, c जो कांस्टेंट है यहाँ पर, उस कांस्टेंट को माइनस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। हो सकता है आने वाला समय में आप लोग को ये भी पूछ देगा कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट निकालना भी आना चाहिए। तो सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करते हैं, जो y का कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करते हैं, तो जो आता है वही सेंटर कोऑर्डिनेट होता है। एक बार सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस करते हैं सेंटर का y कोऑर्डिनेट को, फिर माइनस करते हैं जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें भी वही चीज़ करना। तो सबसे पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो मैंने क्या बताया सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कि जो x का कोफिशिएंट उसको -2 से डिवाइड कीजिए, तो -2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, एंड फिर y का कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा। अब रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में क्या करते हैं, ये दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर कीजिए 16 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए 4, और माइनस क्या करते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म को कर सकते हो। यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू यहाँ तो -5 दिख रहा है, ये c ये वाला कांस्टेंट टर्म को यहाँ c नाम दे रहे हैं, तो यहाँ -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूला में ही ऑलरेडी था एक माइनस, और एक माइनस यहाँ से है तो प्लस हो गया। यहाँ से देखिए कितना आ गया, अंडर रूट 25 आ गया, और इसका अंडर रूट कितना होगा 5 होगा। 5 किस में बताइए, 5 ऑप्शन 3 में है। तो इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिया कि किस तरह आप लोग को निकाल पाएंगे यदि सेंटर का कोऑर्डिनेट भी देगा तो आई होप आप लोग समझ में आ ही रहा होगा ये सब कुछ, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ ही रहा होगा, यदि कोई कभी पढ़े ही नहीं तो फिर तो समझाना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो यहाँ डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ। आप यदि एक बार पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा, आई होप। 32 का चलते हैं, फाइंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखिए सबसे पहले इस पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, दिख रहा है ना, इस फॉर्मेट में दिया हुआ। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये जो पैराबोला है कुछ इस तरह से आप लोग ड्रॉ होगा, ये चीज़ ये इस तरह से ड्रॉ होगा, ये पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला दिया हुआ है, यही चीज़ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, ये चीज़ दिया हुआ है -16y, ये चीज़ दिया हुआ है। इसमें हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस किसको बोलता है, एक्सिस किसको बोला जाता है, ये देखिए ये तो क्या होता है, ये होता है टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और जो ये होता है यही होता है एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 0। क्यों x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 जो है इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 किस में है, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना। तो इस तरह से पैराबोला का चेंज भी कर सकता है, हो सकता है आने वाला समय में आप लोग का जो है एग्जाम में आप लोग इस तरह दे देगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ इस तरह का फॉर्मेट में देगा 4ay, तब वो अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, उसका भी एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछा जाएगा तो वही चीज़ होगा, वो x इक्वल टू 0 ही होगा। और कुछ इस तरह से दे जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और इसका एक्सिस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, ठीक है। समझ रहे ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे ना। तो इसमें x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें x इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इस फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स में भी आप लोग बता देते हैं, जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जनरल फॉर्म में जनरल जो इक्वेशन होता है, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1, ये चीज़ होता है, आप लोग इलिप्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर और एक रिलेशन पढ़े होंगे आप लोग, जब ए ग्रेटर देन बी होता है तब आप लोग एक रिलेशन क्या पढ़े होंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये चीज़ पढ़े हैं। तो यहाँ पर यदि बी स्क्वायर क्या होता है, ये चीज़ बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर हुआ, और 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अभी कैसे फाइंड करना वो अभी बताता हूँ, पहले इसको जनरल इक्वेशन के टर्म में आप लोग को लिखना है। तो 36 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस इलिप्स का इक्वेशन हम लोग क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। यहाँ पर देख रहे हैं ए जो है
ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर है, ये अभी पढ़ा है ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर है। आप लोग समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसको मैं 3 का स्क्वायर करके लिख देता हूँ, ठीक है, 3 का स्क्वायर करके लिख देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर बाई यहाँ पे कितना आया था आप लोग को 4 आया था ना, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि ए का वैल्यू 3 एंड बी का वैल्यू 2 है, मतलब कि ए ग्रेटर देन बी है। ए ग्रेटर देन बी होने पर मैंने एक रिलेशन बताया था कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बस वही पुट कीजिए। ए का वैल्यू हम लोग क्या निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया 3 एंड बी का वैल्यू निकल गया 2। हम लोग ये इक्वेशन पुट कीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये पुट कीजिए। इसी में से हम लोग ई का वैल्यू निकाल लेंगे, वही चीज़ पूछा जा रहा है। बी स्क्वायर 4 हो गया, ए स्क्वायर 9 हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, बताइए क्या होगा। 1 माइनस ई स्क्वायर को लिख सकते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4/9, 4/9 एंड यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ई का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस 4/9, 1 माइनस 4/9 कीजिएगा तो अंडर रूट 5/3, अंडर रूट 5/3, रूट 5/3 किसमें, ऑप्शन 2। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ऑलरेडी, आप लोग किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। देखिए 2 पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन उसमें 2 एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहता था, इसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है, तो इसमें भी सेम वही करना है, सेम वही चीज़ करना है जिससे 10th में करते थे। तो 4 माइनस 2 मतलब कि 4 माइनस और माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 कितना 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कीजिए 36 हो जाएगा। ये समझ लेना, इस तरह करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वही करना है, ठीक है, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कीजिए तो ये 36 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड माइनस 6 प्लस 3 तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से कितना आएगा, ये 40 और 9 है 49 होगा, मतलब कि ये चीज़ जो निकल के आएगा 7 किस में बताइए, 7 ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 35 लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है। ये देखिए कौन सा फॉर्मेट में 0/0 है, देखिए एक्स के जगह 0 पुट करके देखिए तो आप लोग का जो है 0/0 दिख रहा है, 0/0। तो 0/0 जब भी आता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला पर LH रूल लगा देते हैं, LH रूल लगा देते हैं। LH रूल में क्या करते हैं, जो ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका 2 तरीका बता देता है, पहला LH रूल बता देते हैं, तो पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा 1√1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस 2√1 प्लस एक्स, डिफ्रेंशिएशन तो आना होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, यहाँ 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा, तो ये चीज़ हुआ। अब एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, तो एक्स की जगह आप 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही 0 पुट कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा 1/2 आ जाएगा, पुट कीजिए 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 किस में, एक ही लाइन में आंसर आ गया, देखिए ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, एक ही लाइन में आंसर आ गया ना। और इसका और दूसरा तरीका से बनाना है तो क्या करना है, रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे पता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई यही चीज़ कीजिए 1 प्लस एक्स। अब बताए ऊपर में क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किए समझ लेना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बच गया एक्स इंटू 1 प्लस ये चीज़ यहाँ पे 1 होगा, हाँ यहाँ पे 1 होगा, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 ये चीज़ बन गया, ठीक है, ये चीज़ बन गया आप लोग का। तो यहाँ पे देखो 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो 0 पुट करिएगा तो ये भी 1/2 ही देगा आप लोग का। तो LH रूल अच्छा था, एक ही लाइन में आंसर दे देगा, तो 0/0 फॉर्मेट कहीं भी देखेंगे तो LH रूल लगा दीजिए, तो 1/2 ऑप्शन 4 में है। बाकी रेशनलाइज करके भी इसको बनाया जा सकता था, जैसा मैंने दिखा दिया बना के। 36 को चलते जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स कॉस एक्स, तो आप लोग का dy/dx निकालना, तो ये तो डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का, तो कैसे निकालते हैं, इसमें दो फंक्शन दिया हुआ तो इसमें क्या निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फिर सेकंड को, तो इस तरह तो फर्स्ट जैसे रहता है ना यू भी रहता है, तो पहले क्या कर सकते हैं, पहले भी को बाहर निकालते हैं एंड du/dx करते हैं, फिर प्लस करके एक बार u को बाहर निकालते हैं एंड v को डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसी तरह आप लोग करना है। पहले x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू कॉस एक्स, समझ लेना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, माइनस अब x को रहने दीजिए एंड cos x को डिफरेंशिएट प्लस एंड x को रहने दीजिए एंड cos x को डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये क्या होगा माइनस साइन x का डिफरेंशिएट, ये साइन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ से निकल गया क्या cos x माइनस एक्स साइन एक्स, cos x माइनस एक्स साइन एक्स। यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम, बाकी मैं कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही दे रहा बोल के। तो cos x माइनस एक्स साइन एक्स इसमें है, cos x माइनस एक्स साइन एक्स ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ ही क्वेश्चन है और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या कहा जा रहा है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 देन f डैश x, इसमें भी डिफरेंशिएट करना है, तो y f(x) को मान लेते हैं, अच्छा f(x) तो दिया ही है, छोड़िए, तो f डैश x मतलब क्या, डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 किस में है बताइए, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग का तो प्रोबेबिलिटी का आ गया, इफ़ ई इज इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा 0 होगा,
इम्पॉसिबल में तो जीरो ही होता है, श्योर इवेंट रहता तो 1 हो जाता। ठीक है, ये भी बता दिया, हो सकता है आगे आने वाला है मैं आप लोग को श्योर इवेंट बोल दे तो उसमें 1 हो जाएगा, इसमें इम्पॉसिबल पूछा तो 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, जिसमें क्या क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 4/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 14/45, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तो आप लोग का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, पी ए जैसे सेट थ्री में पढ़े ना, वैसे प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पी ए कितना दिया हुआ 2/3 प्लस कीजिए पी बी कितना दिया हुआ 4/9 माइनस पी इंटरसेक्शन बी कितना दिया 14/45। इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा बताइए। इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, कैसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग भी अपना तरीका से सॉल्व कर लीजिए। इसको 5 से कर देता हूँ एंड यहाँ से हमको निकल गया 30 और यहाँ पे 20, 30 + 20 50 हो गया, 50 माइनस 14 करना है तो ये हो गया 36 मेरा एंड नीचे आप लोग क्या बन गया है, नीचे बन गया 45। तो इसको 3 से कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 से कैंसिल कीजिए तो 12/15 बचेगा, फिर 3 से ये 9 से डायरेक्ट कैंसिल कीजिए ना, 9 से कैंसिल कीजिए तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 किस में बताइए, 4/5 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 40 नंबर में, इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोलने का मतलब क्या है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से 1 2 3 4 डॉट 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 n तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, √σn² माइनस मीन का स्क्वायर, मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, माइनस मीन का स्क्वायर, या फिर इसको मीन का स्क्वायर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे xi का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे आप लोग को याद रखना है सिग्मा n² डिवाइडेड बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, ये चीज़ मैंने याद रखा, आप लोग भी इसी तरह के याद रखे होंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होमवर्क दे दे क्या, ये सॉल्व करके दिखा दें, हिंट तो दे ही दिया आप लोग किस तरह होगा आंसर, ये आने वाला है। मैं आप लोग को और थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप लोग पहले ये चीज़ निकाल लीजिए, जैसे आप लोग 1² + 2² + 3² ये डॉट 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 n² तक कीजिएगा ना, तो कितना आता है, इसको फॉर्मूला पढ़ेंगे n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, 2n + 1 डिवाइडेड है 6। और इसमें हम लोग क्या पढ़ें, सिग्मा n² डिवाइडेड बाई n पढ़ें, तो सिग्मा n² डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ एक n जाएगा। उसके बाद आप लोग का ये अंडर रूट में होगा, ये चीज़ जो अभी लिखे हैं n × n + 1 2n प्लस, अच्छा छोड़िए बना ही देते हैं आप लोग को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो यहाँ भी बताइए n × n + 1 × 2n + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6n, ये चीज़ होगा। माइनस मीन का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, मीन का स्क्वायर कीजिएगा तो n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2n का होल स्क्वायर, यहाँ से n कैंसिल लीजिए, यहाँ से n कैंसिल कीजिए और यहाँ से कुछ कॉमन बाहर निकालिए, जैसे n + 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन हाँ 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, आराम से निकल जाएगा। एक बार कैलकुलेशन तो कीजिए, मैंने कर लिया है इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आने वाला जो 2 वीडियो है, आने वाला 2 वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये तो इंपॉर्टेंट रहा ही है, और आने वाला 2 वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आराम से आप लोग जो है कल मैथ क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, 40 में कम से कम तो 35 तक आराम से ला सकते हैं, क्योंकि यही सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का जो है घूम फिर के आएगा। यदि आप लोग पूरे साल अच्छी तरह से पढ़े हैं तो बस, और 2 वीडियो मेरा देख लीजिए, और कुछ देखने की जरूरत है भी नहीं, और जो नहीं पढ़े हैं वो तो उनको तो मेहनत करने की जरूरत है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर।